आशुतोष जी, शिवाकांत जी, अनिल शुक्ला जी, सभी अन्य उपस्थित महानुभाव, मैं हालांकि बिल्कुल अनुभवी हूँ। कार्यक्रम की रूपरेखा मुझे पता नहीं थी क्या है, और कई जगह जाना होता, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। यहां पर आने पर मैंने विज्ञानी जी से पूछा कि आपकी संस्था क्या करेगी। इन्होंने बताया कि कृषि विभाग 6 स्टेट्स के लिए अनुमति देता है कि आप कोऑपरेटिव बेसिस पे काम प्रारंभ करो। देश की माली हालत आज बड़ी तेजी से बदलती जा रही है, और पहले एक जमाना था कि लोग पेड़ के नीचे बैठकर साहूकार लेन देन करता था। धीरे धीरे उसको बैंक का रूप मिला, और सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और बैंकिंग व्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हस्तक्षेप बढ़ा, और उसमें एक सुरक्षा की भावना को जागृत किया गया। भारतवर्ष में जो व्यवस्थाएं व्याप्त हैं, आज एक छोटा सी जगह पर कोई बात होती है, उसका असर दूसरी जगह पर पड़ जाता है। स्टॉक एक्सचेंज पहले किसी भी देश की औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए जरूरी हुआ करता था। इंग्लैंड ऐसे देश में स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ, और किसी ने फ्रांस से एक व्यक्ति जा रहा था इंग्लैंड, ये मैं 18वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं, कि कैसे कैसे ये छोटे छोटे बचते हैं, उसको बचा के हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इंग्लैंड में है क्या जरूरत होगी, क्या चीज मैं चेक करूं जो इंग्लैंड के बारे में मुझे पता चले। तो फ्रांस के एक अर्थशास्त्री ने जो इंग्लैंड गया हुआ था, उस समय उसने 18वीं शताब्दी की एक किस्सा था, उसने कहा कि इफ यू वांट टू नो हाउ थिंग्स इन ब्रिटेन आर गोइंग ऑन, डोंट स्टडी द हाउस ऑफ कॉमन्स बट वॉच लंदन स्टॉक एक्सचेंज। आप लंदन की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हो तो लंदन की संसद का नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स वहां का संसद होता है, उसका अध्ययन न करो, बल्कि वहां का स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखो। भारतवर्ष की जो संभावना है वो क्या थी कि हम आजाद हुए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, साहूकार और महाजन जो बड़े बड़े लोन लेकर गरीब जनता का शोषण करते थे, उन पे अंकुश लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कानून बनाए। लेकिन जो गांव बसता है, पूरा भारत जो है वो गांव में बसता है, वहां की माली हालत कैसे ठीक हो। बैंक का प्रोफार्मा इतना कठिन होगा, गारंटी इतनी कठिन होगी कि आदमी लोन लेने के लिए ही वो वाला शहर के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाएगा। ये बैंकिंग व्यवस्था गांवों तक नहीं पहुंची। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक आवश्यकताएं थी उसकी संपूर्ति की खोज की, और आज ये फल फूल रहा है पूरे देश में। अभी अमेरिका में मंदी काल आया तो पता चला कि पूरे दुनिया के तमाम देशों में नौकरियों से लोग निकाले जाने लगे, उद्योग धंधे बंद होने लगे, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ। जब इसका कारण पूछा गया तो इसका कारण बहुत साधारण सा है कि भारतवर्ष का व्यक्ति सबसे ज्यादा दुनिया में बचत करता है। आप लोगों में तमाम लोग विद्यार्थी रहे होंगे, कुछ रहे होंगे, तो आप लोग घर से निकलो तो आपके माता पिता ने अगर आपको 1 रुपया दिया, आपको 10 रुपया दिया, बेटा जाके इसमें आप जेब खर्च कराना, तो संभावना क्या होती है कि जो ज्यादातर तो जो खर्ची लोग उनकी बात छोड़ दीजिए, 80% लोग यही करेंगे कि 10 रुपया दिया तो 8 रुपये खर्चा करो, 2 रुपये बचा लो, तो ये और काम आएगा। घर की स्त्रियों में आप ऐसा करो तो देखोगे पता नहीं चलेगा पति देव को कितना उनकी जेब से निकाल के कितना सौदा लाना, उससे बचाकर वो अपनी बचत कहीं ना कहीं कर देती है। बचत की प्रवृत्ति भारतीयता की पहचान बन गई, और इसके कारण हमारी बैंकिंग व्यवस्था डगमगाई नहीं, और भारतवर्ष में अमेरिका की मंदी काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उसकी एक बड़ी वजह ये क्रेडिट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी ये भी थी।
कि ग्रामीण अंचल में इनका प्रभाव भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है। अभी अलग बात है कि करने वाले लोग कौन हैं, उनकी विश्वसनीयता क्या है, उनको सरकार की मदद कैसे मिल रही है, सरकार की औपचारिकता को उन्होंने पूरा किया है कि नहीं किया है, ये तमाम संभावनाएं होती हैं। लेकिन जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है भारतवर्ष में, और इनके बल पर भारत की अर्थव्यवस्था संतुलित हुई। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के निमित्त आया, क्योंकि मुझे पूरी रूपरेखा नहीं पता थी कि मुझे किस प्रकार के कार्यक्रम में कहां पे क्या जाना है, क्या बोलना है। मैं केवल इतनी जानता हूं कि क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से, अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जनता के बीच में जनता के धन का जनता के द्वारा जनता के लिए उसका प्रयोग करने का उपक्रम आप प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जनता के हित में जो भी कार्य हो सके, सरकार का ही दायित्व तो नहीं है कि सरकार सारी चीजों को करे, उसके लिए हम आपने से बीच में उठ के आना होता है। जो भी कार्य हो उसमें पारदर्शिता हो। पारदर्शिता का सीधे सा मतलब है कि जो पब्लिक है वो जानती हो कि हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित है कि नहीं है। दूसरी चीज विश्वसनीयता। आपके पास में सब कुछ चला जाएगा। लोग बोलते हैं इफ मनी इज नॉट लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका पैसा कहीं चला गया तो समझो भी आपका कुछ गया नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया, खराब हो गया, समझो कुछ चला गया। लेकिन आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र अगर बिगड़ गया तो समझो सब कुछ चला गया। इसलिए विश्वसनीयता का जो ये संबल है ना, वो व्यक्ति के प्रति जो विश्वास आप जितना जागृत करोगे, व्यक्ति आपके प्रति श्रद्धा का भाव उतना ही ज्यादा रखता है। इसलिए आप सब लोग को मैं साधुवाद दूंगा कि देश की तरक्की के लिए जो भी आप लोग काम करें, नियम, कानून, पारदर्शिता, सिस्टम, और उनके साथ साथ आपको आधुनिक तकनीक का ज्ञान भी होना चाहिए। नियमावली क्या कहती है इसका भी ज्ञान होना चाहिए, और किस तरीके से आप अपने पैसे का सदुपयोग कर सकते हो, इसकी भूमिका भी आपके मन और मस्तिष्क में होना चाहिए। भारतवर्ष एक ऐसा देश रहा है जिसने दुनिया को पूरा राह दिखाया है। इसलिए ऐसी प्रक्रियाएं और अधिक आगे बढ़े, लोग समाज के लिए तत्पर हो। मेरी शुभकामनाएं आपके प्रति हैं। आपके अच्छे कार्य जो भी होंगे उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया। हालांकि नारायण दत्त तिवारी जी को अभी शायद आना है, आने में विलंब है। तो क्या होता है कि जो स्थानापन्न खिलाड़ी होता है, 12वां खिलाड़ी, वो सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे सब कुछ करा दिया इन्होंने। वो केवल फील्डिंग करता है, बैटिंग नहीं करता है। आपके क्रिकेट में देखा ना, जो स्थानापन्न खिलाड़ी नहीं, स्थानापन्न का मतलब है जो मुख्य खिलाड़ी होता है उसके साथ वाले खिलाड़ी का रोल बड़ा सीमित होता है। पानी का गिलास लाके पिलाएगा, या जो है वो फील्डिंग करेगा। वो बॉलिंग नहीं कर सकता, बैटिंग नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने उससे बॉलिंग भी करा दी और बैटिंग भी करा दी। आपको बहुत आभारी हूं, मुझे दूसरे कार्यक्रम में भी जाना था, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपका कार्यक्रम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।